छात्रों, आज हम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह सुनील शास्त्री लिखित संस्मरण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सुनील शास्त्री जी का परिचय जो है वह देखेंगे। तो सुनील शास्त्री यह जो है यह लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है और उन्होंने अपने पिता के बारे में यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे, वे एक सामान्य परिवार में जन्मे सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत संस्मरण में उनके पुत्र सुनील शास्त्री ने शास्त्री जी और अपने बीच घटी कई प्रेरक एवं यादगार घटनाओं का बेबाक वर्णन किया है, यानी कोई भी पर्दा न रखते हुए उन्होंने वर्णन किया है। देखेंगे हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं उन्होंने बताई जिससे पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री कितने ईमानदार थे और किस प्रकार से वह छोटी छोटी बातों में भी ईमानदारी बताते थे, देखेंगे हम। तो सुनील शास्त्री जी का जन्म 1950 में हुआ। परिचय: सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ: लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो देखेंगे हम एक एक घटना से इन बातों का पता हमें चलता जाएगा कि किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जो हैं तो वह बहुत ही सादे विचारों वाले थे। सरलता, सच्चाई उनके जीवन में दिखाई देती थी और पर दुख का आतरता, यानी दूसरों के दुख से वह दुखी होते थे या उन दूसरों के दुखों की परवाह वह करते थे और वो ईमानदारी उनके खून में एक एक बूंद में बसी हुई थी। यही जो बातें हैं यहाँ इस संस्मरण को पढ़ने के बाद हमारी समझ में आने वाली है। सबसे पहले हम इस पाठ के जो शब्दार्थ जो हैं, मुहावरे जो हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना, देखते रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना, कलेजा चीर कर बताना यानी गूढ़ रहस्य वाली बात समझाना, दबे पैर चलना यानी इस प्रकार चलना जिससे पैर की आहट न मालूम हो या सुनाई न दे, अभाव यानी कमी, आलीशान यानी शानदार भव्य, झुरझुरी, कपकपी, सिरहन, सैल्यूट, नमस्कार, सलाम करना, संतरी, पहरेदार, द्वारपाल, हिदायत, मार्गदर्शन, आदेश, हिदायत यानी निर्देश, दस्तक यानी दरवाज़ा खटखटाने की जो क्रिया होती है, हाथ का हल्का आघात जो दरवाजे पर किया जाता है, झुंझलाना यानी खींचना, चिढ़ना, बड़बड़ाना, बकबक करना, सूझना, दिखाई देना, ध्यान में आना, बेध्यानी, लापरवाही, ध्यान न रहना, राम कहानी यहाँ अर्थ है घटना, तर्क, दलील, जाहिर, प्रकट, स्पष्ट, तहत, अंतर्गत, तनिक, जरा, आदर्श, अनुकरणीय वस्तु, दुरुपयोग, बुरा इस्तेमाल, ओहदा, पद, झंझावात, अंधड़, हसीन, सुंदर, होड़, लाग, डांट, अभाव यानी कमी, आकर्षण, खिंचाव, इजाज़त, आज्ञा, स्वीकृति, ओहदा, पद, किफ़ायत, मित व्यय, जाहिर होना, व्यक्त होना, झंझावत, आंधी तूफान, दस्तक, दरवाजे पर आवाज़ करने की क्रिया, दुरुपयोग, बुरा इस्तेमाल, तरतीब, अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ,
बेध्यानी, असावधानी, मुसीबत, संकट। तो अब हम पाठ के बारे में देखेंगे, संस्मरण के बारे में क्या लिखा है सुनील शास्त्री जी ने। तो देखिए, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। तो सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि हमने अपने बाबूजी यानी सुनील शास्त्री के पिताजी, तो उनके रहते जीवन में उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बल्कि आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाओ। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरने एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए 2 मिनट में। तो देखिए, इस प्रकार से प्रधानमंत्री के बेटे थे और इसके कारण एक प्रकार की हिम्मत उनमें आ गई थी। और फिर उन्होंने बाबूजी के यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के जो पीए थे, निजी सचिव यानी पीए थे, तो सहाय साहब, तो उन्हें ऑर्डर दी थी कि जैसे ड्राइवर से कहिए कि इम्पाला लेकर वे रेजिडेंस की तरफ चले आए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। तो देखिए, सुनील और अनिल दोनों लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र थे और उनमें से अनिल भैया जो हैं उन्होंने कह दिया था सुनील भैया से कि गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। तो एक प्रकार से रोमांचकारी वह यानी कपकपी सिरहन, एक प्रकार का जो आनंद जो है तो वह उन्हें वहाँ पर अनुभव हो रहा था गाड़ी चलाते समय। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी जो द्वारपाल था, द्वार रक्षक जो था, तो उसे हिदायत दी यानी एक प्रकार की ऑर्डर दी, सूचना दी, आदेश दिया। वह यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। तो देखिए, बाबूजी के डर से सुनील भैया ने कहा था कि संतरी को यानी जो द्वारपाल था उसे एक प्रकार का आदेश दिया था कि हमें सैल्यूट वैल्यूट नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, तो जैसे कि बस धीरे से गेट खोल देना है और वह अगर आवाज़ करे तो उसे फिर से बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे आवाज़ होगा और बाबूजी को पता चलेगा कि हम आ गए हैं। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा यानी एक प्रकार से बाबूजी उस बात को भूल चुके होंगे। संतर जी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं। तो जैसे बच्चों ने अम्मा से यानी उनकी माताजी से पूछ लिया कि बाबूजी आ गए हैं क्या, और उन्होंने कुछ
पूछा तो नहीं। तो अम्मा यानी माँ बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। यानी माँ से कहा कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। तो देखिए अम्मा से इस प्रकार से कहा कि रात को अब हम देर से आए हैं तो फिर हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे। सुबह 5:30 5:45 किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाकर जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। तो देखिए सुनील को मालूम नहीं था कि दरवाजे पर कौन आया है, और इसलिए फिर उन्होंने चिढ़ते हुए जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाज़ा तो खोला और बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। और जब बाबूजी को दरवाजे पर खड़ा पाया तो फिर उन्हें कुछ नहीं सूझा कि फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, बेध्यानी में बात कह गया, मुझे मालूम नहीं था कि आप दरवाजे पर हो। तो उस पर बाबूजी ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं है कि हम लोग अब साथ साथ चाय पीते हैं, आप नीचे यानी आप टेबल पर आ जाइए। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लिया, चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, यानी सब बात जो है उन्हें मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। यानी बात मालूम है यह भी उन्होंने जाहिर समझ में न आने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओह हो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है? बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। तो देखिए जैसे स्टेट का कोई गेस्ट जो है, मेहमान जो है, वह जब आता था तभी उस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, अन्यथा खुद बाबूजी भी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी भी उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। यानी उन्हें लगा कि अब आए दिन इसका इस्तेमाल वह कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? यानी एक प्रकार से कुछ भी उसमें लिखने का, एंट्री करने का, ड्राइवर को जैसे कहाँ गए, कितनी किलोमीटर गाड़ी चली, वो डेट वाइज लिखना पड़ता है, तो इसके लिए उन्होंने ड्राइवर से पूछा। उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी यानी आदेश दिया, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। निजी यानी खुद के काम के लिए, स्वयं के काम के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। यह इसकी एंट्री वहाँ पर आप उस लॉग बुक में कर दो। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को, यहाँ पर देखिए, आज के उपभोक्तावादी युग में
पनप रही दिखावे की संस्कृति पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए आजकल के बच्चे जो होते हैं तो उन्हें दिखावा करने की बहुत आदत होती है। तो उन्हें शान से रहना या शान की जो भी चीज़ें हैं वह ज़्यादा पसंद आती हैं। तो उन्हें यह करते समय वह कुछ गलती करते हैं या एक प्रकार से अनुशासन जो है उसका भंग करते हैं, तो इस बात का भी उन्हें एक प्रकार से अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये गलत बात है, ये ही यहाँ पर वह एक प्रकार से समझाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ तक आए थे हम, तो तभी उन्होंने फिर अम्मा को बुलाया, बुलाने के लिए कहा और अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना, सहाय साहब यानी जो उनके पिए थे, तो सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। यानी देखिए आपको कितने किलोमीटर चले थे, वह 14 किलोमीटर। तो आपको यह गणित जो है वह करना है 14 किलोमीटर के हिसाब से, फिर जो प्रति किलोमीटर 60 पैसे के हिसाब से 14 किलोमीटर के कितने होते हैं। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। तो देखिए कितने वह ईमानदार थे। तो उनके बच्चों ने वह गाड़ी जो चलाई थी तो निजी काम के लिए यानी पर्सनल काम के लिए, तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगा था और उसकी एंट्री जो है उन्होंने करवा ली थी और उसके पैसे जो है वह भी अपनी जेब से उन्होंने कटवा लिए थे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके, जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने न उन्हें डांटा न फटकारा बच्चों को। तो इस प्रकार से उनके सामने उन्होंने यह हरकत की। तो एक प्रकार से अम्मा जी से भी पैसे कटवाने के लिए कहा, ड्राइवर को भी लॉग बुक में उसकी एंट्री करने के लिए कहा। तो इन प्रसंगों से, इन घटना से तो एक प्रकार से बच्चों की समझ में यह बात आ गई कि पिताजी को ये जो उन्होंने काम किया था, तो गाड़ी लेकर निजी काम के लिए वह उसे लेकर चले गए थे, ये बात जो है पिताजी को खटकी है, अच्छी नहीं लगी है। तो यह बात उन्होंने सीधे सीधे उन्हें नहीं बताई। तो एक प्रकार से उन्होंने इस कृति के द्वारा उन्होंने इस बात को समझाया और इसका उन्हें बहुत ही उस बच्चों पर इसका बहुत ही असर हुआ था। तो आपसे यह बात शान के तहत नहीं, यानी शान के अंतर्गत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। तो देखिए एक प्रकार से संस्कार जो हम कहते हैं कि परिवार से ही होते हैं, तो इसी प्रकार के संस्कार जब बच्चों पर हो जाते हैं परिवार से, तो वह बहुत दिनों तक रहते हैं। और यहाँ पर यही हुआ है कि अच्छा संस्कार जो होता है तो वह घर परिवार से होता है। और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का जो तरीका था वह बहुत ही अच्छा था बच्चों पर संस्कार करने का। तो ये बात वह पूरी ज़िंदगी तक नहीं, ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए होंगे कि हमें सरकारी जो चीज़ें हैं, साधन जो है, तो उनका इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए नहीं करना चाहिए। तो यह बात उनके लिए अब आदर्श बन गई थी। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समग्र होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ, ओहदा यानी पद छोड़कर आया हूँ,
और आपके साथ यह सब फिर जिक्र तक कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजाना संवरना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। तो देखिए इस प्रकार से यानी यहाँ पर जो उन पर यह संस्कार हुआ है तो वह उसका प्रभाव, उसका असर कितना उन पर पड़ा है कि वह अपने बच्चों को भी सरकारी गाड़ी से स्कूल में यानी निजी काम के लिए इस्तेमाल वह नहीं करना चाहते थे। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। एक प्रकार की प्रतियोगिता, स्पर्धा कि जैसे तुम अच्छा काम करते हो या मैं करता हूँ, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, यानी अस्ता व्यस्त हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा है, कोई वहाँ से। वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का महीना सप्ताह, अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होगी, जाड़े के यानी ठंडी के दिन होगी, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा न। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। तो देखिए दूसरों के श्रम की, परिश्रम की, कष्ट की उन्हें कितनी फिक्र थी कि जिन्होंने यह खादी के कपड़े बनाए हैं मेहनत से, तो उन्हें बिनने में कितना कष्ट पड़ा होगा यह वह जानते थे। और इसीलिए वह उस यानी कुर्ते को फटा होने के बाद भी डाल देना नहीं चाहते थे। उनका कहना था एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी वह उस फटे कुर्ते को पहनकर उस पर कोट पहनना चाहते थे। तो यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। यहाँ देखिए आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी पढ़िए एवं उनकी सूची आपको बनानी है कि पुलिस नागरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। तो उनकी सूची यानी यादी आपको बनानी है। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था। तो देखिए कोई भी चीज़ जो है तो उसे फेंकने के बजाय उसका अच्छा इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। देखो जो कुछ चीज़ें हमारे पास है उसी का हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ही यहाँ उन्होंने समझाने की कोशिश की है। जैसे कि अब प्रधानमंत्री होने के बाद उन्हें पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी वह किस प्रकार से चीज़ों को अच्छे से उनका इस्तेमाल करते थे। यानी जो भी हमारे पास है उसी में ही हम अगर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे तो फिर हमें ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए,
तो शायद यह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, यानी एक प्रकार से यह बात मेरे मन पर असर नहीं करती थी, या खादी के कपड़ों के प्रति मेरे मन में जो महत्व है, जो इज्जत है, वह बनी नहीं रहती थी। लेकिन उनके सिखाने का ढंग या संस्कार करने का जो ढंग था वह अलग था। तो यह बात मेरे मन पर घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। तो देखिए, उनको सामने वालों को समझाने का ढंग बहुत अलग था। तो इससे अपने आप ही उनका बर्ताव व्यवहार देखकर यह संस्कार बच्चों पर होते गए थे। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। तो जैसे जो बेटी को पहनाए जाते हैं या बहू को पहनाए जाते हैं, तो 5 ग्राम का सोना ही उन्हें गहनों के रूप में मिला था। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले थे। तो जैसे नई बहू हैं तो उसे उसकी मुँह दिखाई, यानी उसका चेहरा देखने के बाद फिर उसे कोई न कोई गिफ्ट जो है उपहार के रूप में देते हैं। तो सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था, यानी बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा यानी नुकसान हुआ था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। तो देखिए, पिताजी यानी लाल बहादुर शास्त्री तो एक प्रकार से उदार तो थे, लेकिन उनकी पत्नी भी उन्हें किस प्रकार से सहयोग देती थी यह हमें यहाँ पता चलता है। तो गहनों के प्रति महिलाओं में बहुत आकर्षण होता है, और अपने बने बनाए गहने अगर कोई मांगे तो वह देने में उनमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन यहाँ पर जो है अपने पति की प्रसन्नता देखते हुए उन्होंने अपने गहने उन्हें सौंप दिए थे। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे। वे हमारी सुहाग वाले गहने थे। तो ये जो है गहने, तो ये सुहागन के गहने माने जाते हैं, और इसीलिए उन्होंने वह रख दिए और बाकी सब गहने अपने पति को यानी लाल बहादुर शास्त्री को सौंप दिए थे। उन दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके, यानी अपने दर्द को नहीं रोक सके लाल बहादुर शास्त्री, और कहने लगे, यानी माता जी से कहने लगे, उनके सुनील शास्त्री जी के माता जी से यानी अपनी पत्नी से, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। यानी देखिए, जैसे कि गहने जो है वह पहनकर साज श्रृंगार करते हुए जाना, ये बात जो है तो वह सुहागन का जो है एक प्रकार से उसके शान का प्रश्न होता है। तो हम मुस्कुराई और कहा, तो देखिए यह बात जो है वह अपने बेटे से कही थी उन्होंने, यानी माता ने। तो उन्होंने क्या कहा था उस पर माता ने, यह यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। तो देखिए, गांधी जी का कहना जो था सादा रहन सहन होना चाहिए, तो इस अनुसार हमने गहने छोड़ दिए हैं, ये बात हम उनसे कह देंगे ताकि उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमने गहने आपको
दिए हैं और आपने वह किसी और की मदद के लिए उसे दे दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, हम इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े ही रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी भी कितना सहयोग उन्हें देती थी और कितनी समझदार थी। यानी अपनी माता के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने यानी सुनील शास्त्री जी ने बताया है। खाली लाल बहादुर शास्त्री ही नहीं, तो उनकी पत्नी भी बहुत समझदार थी और उन्हें हर काम में सहायता करती थी। ये ही यहाँ पर हमारी समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए, अनुशासन जीवन का एक अंग है। इसके विभिन्न रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, यह बताइए। ये आपको यहाँ पर सवाल पूछा गया है। स्वमत के लिए संभाषणीय यानी अपना मत आपको वहाँ पर व्यक्त करना है। यहाँ स्वाध्याय के लिए आपको सवाल दिए गए हैं। तो सुबह यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढकर आपको लिखनी है। यानी यहाँ पर आपको एक तो जैसे कि अब देखिए दुख, दुख यह जो शब्द है तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा दुख, और फिर उसकी विलोम जोड़ी यानी क्या हो सकता है, दुख का विरुद्धार्थी शब्द सुख। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर यहाँ दुख लिखना है तो यहाँ सुख लिखना है। उसके बाद आपको दूसरा भी शब्द जो है वह ढूंढना है और लिखना है। जैसे कि क्या बनेगा दूसरा शब्द, जैसे देखिए बुरा, बुरा, बुरा भला, बुरा का फिर विरुद्धार्थी शब्द भला। तो इस प्रकार से आपको शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ आपको सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार भी अब अभिव्यक्त करने हैं। यहाँ पर देखिए, भाषा बिंदु में आपको ये अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उन्हें शुद्ध करते हुए आपको लिखना है। यहाँ पर आपको मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। पहले मुद्दे ध्यान से पढ़ने हैं और उसके बाद में उसको पहले आपको शीर्षक देना है और उसके बाद कहानी लिखनी है। ये मुहावरे जो है अपनी कॉपी में लिखने हैं, शब्दार्थ भी कॉपी में लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, स्वमत अभिव्यक्ति के लिए सवाल दिया गया। तो देखिए, उस पाठ के संदर्भ में जो कुछ भी बातें वहाँ पर आती हैं तो उसके मुताबिक आपको स्वमत के लिए सवाल दिए जाते हैं। तो बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए, बचपन में बच्चों को हर चीज़ के बारे में उत्सुकता होती है। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि जो गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ जो होता है उनके बच्चों के मन में होता है। उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं। इन कल्पनाओं को साकार रूप देने की वे कोशिश भी करते हैं, पर वे दुनियादारी से अनभिज्ञ होते हैं, यानी जान पहचान उन्हें नहीं होती है। इसलिए कभी कभी उनसे गलतियां हो जाया करती हैं। कुछ बच्चे डर के कारण इन गलतियों को अपने माता पिता से छुपाने का प्रयास करते हैं, मगर ये गलतियां जब खुल जाती हैं तब वे बड़े लज्जित होते हैं। इस तरह की गलतियों को अपने माता पिता को न बताकर बच्चे बड़ी भूल करते हैं। अपनी गलतियों को अपने माता पिता से बता देने वाले बच्चे फ़ायदे में रहते हैं। समझदार माता पिता बच्चों की गलतियों पर डांटने फटकारने के बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं।
वे उन्हें स्थिति से निपटने का मार्ग बताकर उनकी सहायता करते हैं। ऐसे बच्चे भविष्य में इस तरह की गलतियां करने से बचे रहते हैं। माता पिता सदा बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए बच्चों को अपने मन में उत्पन्न किसी तरह की कल्पना के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहिए और उसके बारे में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना मत जो है व्यक्त कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं तो वह गलतियाँ तो करते हैं, लेकिन उसे ऊपर से छिपाते भी हैं, तो यह बात गलत है। तो गलती हो भी जाए तो अपने माता पिता को बताना चाहिए, तो उससे वह उन्हें सही रास्ता जो है वह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो माता पिता जो है अपने बच्चे का हित ही चाहते हैं। आगे का स्वमत के लिए सवाल आपको दिया गया है, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते, एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवन आवश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं, पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारा देश के संत, महात्माओं तथा महापुरुष का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और उन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। तो देखिए, हमारा जीवन जितना सादा रहेगा उतना ही हमारे लिए ज़्यादा एक प्रकार से उसी में प्रसन्नता होती है, उसी में सही सच्चा सुख होता है। तो इस बात को हमने जान लेना है। ये जो विलासितापूर्ण जो वस्तुएं हैं वे हमें प्रभावित तो करती है, लेकिन वह हमें ज़्यादा देर तक सुख नहीं दे सकती है। तो उससे हम व्यर्थ उसमें पैसा गंवाते हैं। उससे तो अच्छा है जो ज़रूरतमंद है उसके लिए या ज़रूरी कामों के लिए अगर हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रकार से उसका सही इस्तेमाल हमारी ओर से हो जाता है। तो आगे का सवाल देखिए, जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। अनुशासन यानी शिस्त जो होती है, तो डिसिप्लिन जो है तो उसका जीवन में बहुत ही आवश्यकता होती है। इस विषय पर अपने विचार आपको लिखने के लिए कहा है। बहुत से विद्यार्थी अनुशासन का अर्थ ही नहीं जानते हैं। अनुशासन यानी डिसिप्लिन या शिस्त। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति के कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं और अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। अनुशासित व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं। रात और दिन का होना, सूर्य और चंद्रमा का अपने नियत समय पर उदय होना, अस्त होना, फसलों का उगना, बढ़ना और समय पर पकना आदि अनुशासन का ही नतीजा है। अनुशासित व्यक्ति अपने सभी काम समय पर और ईमानदारी से करने में विश्वास रखता है। उसे इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों से भी वह ऐसी ही अपेक्षा रखता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को अनुशासित रखे। इसके लिए अपने ऊपर अंकुश लगाना और अपने आप को नियंत्रण में रखना अनुशासन में रहने का आरंभिक पाठ है। पर यह प्रक्रिया अपने आप को अनुशासित करने का उत्तम मार्ग है। तो देखिए, हर चीज़ समय पर होनी चाहिए और अनुशासन के साथ होनी चाहिए, तो ही उससे एक प्रकार का अर्थ, सही अर्थ उसे प्राप्त होता है। तो यह बात जो है हमने अपने मन में बसा लेनी है और उसके अनुसार ही हमें रहना है। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हर
क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। महिलाओं को गहनों का शौक, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए, श्रृंगार और स्त्रियों का पुराना नाता है। केश विन्यास, परिधान और मेकअप के साथ साथ स्त्रियों में श्रृंगार के आभूषणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आभूषण यानी गहनों के प्रति स्त्रियों के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए आभूषण निर्माता तरह तरह के सुंदर आभूषणों का निर्माण करते हैं। हमारे देश में अधिकांश हिस्सों में विवाह के समय कन्या को वर पक्ष एवं माता पिता की ओर से आभूषण देने की प्रथा चली आ रही है। इसके पीछे कन्या को श्रृंगार के साधनों के साथ साथ जीवन में वक्त, जरूरत के समय काम आने वाली छोटी मोटी पूंजी देने का उद्देश्य होता है। हमारे पुरखों ने इसी उद्देश्य से आभूषणों को चढ़ावे की रस्म में जोड़ दिया है, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। आभूषण श्रृंगार और पूंजी दोनों के काम में आते हैं। तो देखिए, महिलाओं को गहने का शौक जो होता है, लेकिन वह ज़्यादा शौक भी नहीं होना चाहिए। तो ये जब एक प्रकार से पूंजी के रूप में उसका इस्तेमाल होता है, और जब मुसीबत के समय में, संकट के समय में उसी पूंजी का इस्तेमाल हमें करने के लिए भी अगर वक्त आ जाए तो हमें पीछे नहीं हटना है, तो हमें उसे दे देना चाहिए उस काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ रूपरेखा आपको दी गई है। तो जैसे गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार, गांव में पानी का अभाव, लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना, बहुत दूर से पानी लाना, पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। और शीर्षक यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो जैसे शीर्षक सूझबूझ का फल, यह कहानी का शीर्षक हो सकता है। यहाँ पर जो कहानी लिखी गई है, आप उसे पढ़कर अपने मन से दूसरी कहानी भी लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है आपका पार्ट जो है वह कंप्लीट हुआ है। आपको आगे स्वाध्याय और कसौटी दोनों भी दी जाएगी, तो उसको आपको पूर्ण करना है, और इसके शब्दार्थ वगैरह आपको अपनी कॉपी में लिखकर रखने हैं।